Good morning, everybody. In the 11th class, the unit first is the basic concept. Today we have to discuss about the mole concept. ये केमिस्ट्री में एक बहुत ही नया जो कंसेप्ट डाला गया है और इससे हमारी कई प्रकार की जो कैलकुलेशंस हैं, जो केमिकल रिएक्शन से संबंधित कैलकुलेशन है, वो बहुत ही सरल हो जाती है और उनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं. तो मोल कंसेप्ट है क्या? सबसे पहले आप देखिए कि मोल का मतलब क्या होता है. मोल का मतलब होता है बंच अर्थात ढेर. ठीक है. तो अगर किसी एक ढेर के अंदर कई कणों की संख्या उसमें है तो वो जो पूरा ढेर है वो एक निश्चित परिस्थिति में मोल के अंदर कहलाएगा. तो मोल जो है ना वो लैटिन भाषा से लिया गया है. लैटिन भाषा में इसको हम मोल को और अंग्रेजी के अंदर इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो आपका ढेर बन जाता है. तो मोल कंसेप्ट जो है वो रसायन के मापन में जितने भी मेजरमेंट पड़े हैं, रसायन के मापन, तो मेजरमेंट इसका बड़ा महत्व है. तो जो केमिकल मेजरमेंट्स है, इनकी जो वैल्यूज है, उन वैल्यू को उसको सरल बनाने के लिए हम इस कंसेप्ट के आधार पे ही कैलकुलेशन करते हैं. तो रसायन में मापन का संख्यात्मक मान सूक्ष्म और सरल में व्यक्त करना ही मोल धारणा है. ये मोल धारणा, मोल कंसेप्ट का मतलब है. तो हम किसी भी मेजरमेंट है उसके संख्यात्मक मान है, उस संख्यात्मक मान को सूक्ष्म और सरल भाषा में व्यक्त करना ही मोल कंसेप्ट या मोल धारणा कहलाती है. ये मोल धारणा का मतलब हो गया. तो मापन में इसका बड़ा महत्व हो गया. जैसे देखिए कि कार्बन का जो है ना वो कार्बन के 12 ग्राम है. ठीक है. ये कार्बन के एक 12 ग्राम का एक ढेर है. ठीक है. तो 12 ग्राम के अंदर परमाणुओं की संख्या आपसे पूछा जाए कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तब आपसे इसमें बताएंगे कि मानक परिस्थिति में कार्बन के परमाणु जो है वो 6.02 × 10⁻23 ये कणों की संख्या है. तो कार्बन के 12 ग्राम का एक ढेर है. ठीक है. उस 12 ग्राम के ढेर में 6.02 × 10⁻23 जो है वो कणों की संख्या मतलब कार्बन के परमाणु होंगे. ये मोल कंसेप्ट है. तो हमने क्या किया कि इस 6.02 × 10⁻23 का कितनी अधिक संख्या में वो अगर है तो हम उसको ले लेंगे कि हमारा किसके बराबर हो गया, 1 मोल के बराबर. ये 1 मोल. तो आप कितना संक्षिप्त हो गया ये हमारा 1 मोल. और यहाँ कितनी बड़ी संख्या दी है और इतनी बड़ी संख्या को हमने इसको संक्षिप्त में सूक्ष्म रूप के अंदर इसको परिवर्तित कर दिया. तो इस 12 ग्राम के ढेर को 1 मोल कहा जाएगा. ये एग्जाम्पल आपके सामने. ठीक है. अब ये आया कैसे संख्या, तो इसमें संख्या पर मान को बताने के लिए आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा कि 12 को अगर ये 1.992648 और 10⁻⁻23 इससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके एवोगैड्रो संख्या आ जाएगी. ये ठीक है 12 ग्राम. तो वास्तव में एक कार्बन का एक परमाणु का भार कितना, तो अगर आपको एक परमाणु का भार निकालना है तो जैसे एक परमाणु का भार, ठीक है, वेट इससे कार्बन का. तो अगर आपको कार्बन का एक परमाणु भार निकालना है तो क्योंकि 12 ग्राम के कणों की संख्या इतनी, तो एक कण कितना होगा, तो फिर आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा. अर्थात ये 12/6.02 × 10⁻23. तो यही स्थिति जो है वो आपने ये आएगा आंसर आपका. जब इसे आप डिवाइड करोगे ना तो उसमें ये आपका बात आ जाएगा 1.992648 और 10⁻⁻23. तो कार्बन के 12 ग्राम के अंदर इतने कण हैं और उसमें से एक कण का भार आपको निकालना है. तो ये कार्बन का जो है वो क्या कहलाएगा, एक परमाणु का भार. कार्बन का एक परमाणु का भार. और ये जो 12 ग्राम क्या है, ये कार्बन के ग्राम परमाणु भार है. ये ग्राम परमाणु भार है और ये वास्तविक भार हो गया एक परमाणु का भार. तो इस तरह से मोल कंसेप्ट के द्वारा
हम भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु भार या अणु भार, ठीक है, अणु भार के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। तो ये इसका मतलब। दूसरा देखिए कि रासायनिक क्रियाओं के अंदर आयतन और द्रव्यमान के बीच में संबंध आप निकालें। जैसे हम केमिकल रिएक्शन में मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो H2 + O2 = 2H2O, ये हमारी स्टोइकियोमेट्री है। तो पहले आप क्या कर रहे हैं कि उस रिएक्शन को स्टोइकियोमेट्री में लिखें, और स्टोइकियोमेट्री लिखने पर इसमें आप बता सकते हैं कि ये 2, ये 1 और ये 2। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 मोल जल का निर्माण करती है। ये मोल, 1 मोल और ये होगा 2 मोल। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में इनको हम ग्राम के अंदर पढ़े, उसके बजाय सीधा हमने क्या मोल कंसेप्ट में पढ़ लिया। जब ग्राम में पढ़ेंगे तो आप बता देंगे यहाँ पे 4 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने हो गए 32 ग्राम, तो टोटल कितने हो गए आपके 36, और इसका भी बाहर निकालेंगे तो ये भी कितना हो गया आपके 36 ग्राम। तो 4 ग्राम और 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करें तो 36 ग्राम जल बनेगा। लेकिन ये 4, 36 और 32 के बजाय हम सीधी बात करें कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो उसमें 2 मोल जल प्राप्त होता है। तो ये सरल हो गया। तो इस तरह से ये लोग इनकी स्टडी को हम और सरल बना सकते हैं, और इसी के आधार पर हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे 36 ग्राम के बजाय 18 ग्राम ही चाहिए तो उसके लिए इनकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, तो उसकी भी गणना की जा सकती है। तो मोल कंसेप्ट से एनटीपी पर आपका जो आयतन है वो 22.4 मीटर है। अपने कल इसको पढ़ा था कि मानक ताप और दाब पर किसी गैस का आयतन 22.4 होता है, तो वो 22.4 होगा, वो आपके मोल कंसेप्ट के बेसिस पे आप इसकी गणना कर सकते हैं। तो इसमें एनटीपी पर जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया 22.4। अब ये 22.4 जो होगा वो किसमें होगा कि अगर उस पदार्थ का जो भार है वो उसका मोल भार हो, ठीक है, मोल भी उसका अणु भार के बराबर हो, तो अणु भार के बराबर का आयतन एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है, तो ये बराबर हो जाता है 1 मोल। अब उदाहरण से आप इसको समझिए कि 22.4 लीटर जो है, ये 22.4 लीटर है, ये कब होगा मोल में। जैसे CO2 के लिए अगर आप पढ़े तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देंगे 44 ग्राम, ठीक है, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मानक तापमान पर आयतन 22.4 लीटर होता है, और यही 44 ग्राम किसके बराबर हो गया 1 मोल। तो अब हम सीधी सरल भाषा में क्या बोलेंगे कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन 22.4 लीटर होता है मानक परिस्थितियों में। इतना नहीं कहते हैं आप 22.4 को 44 ग्राम में बता करके सरल भाषा में इसको व्यक्त कर सकते हैं मोल, ठीक है। इसी तरह से NaCl, तो NaCl का 1 मोल किसके बराबर हो गया 1 मोल ऑफ NaCl कितने ग्राम हो गया ये 58.5 ग्राम, और 58.5 ग्राम ये NaCl का मोल वेट है, अर्थात इसका अणुभार है, और इस अणुभार का जो भार है वो 1 मोल होगा 58.5। अब अगर हम ये कहें कि हमने इसको 5.85 ग्राम लिया है, ये NaCl हमारा 5.8 ग्राम है, तो आपका मोल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो 58.5 ग्राम होता है तो 1 मोल, और 5.85 ग्राम होता है तो हो गया वो 1/10 मोल, मतलब 0.1 मोल। तो ये मोल कंसेप्ट के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं की गणना, उनके भारों की गणना सरलता से की जा सकती है, ठीक है। अब मोल गणना का बड़ा ही महत्व है। सबसे पहले पदार्थ तत्व यौगिक में दिए गए भार में कणों की संख्या को किस तरह से व्यक्त करेंगे। आपसे पूछा जाए कि किसी भी पदार्थ में जो है ना वो अणुओं की संख्या कितनी होगी, कणों की
संख्या। आप कैसे निकालेंगे? दिया गया भार, जैसा हमारा ये दिया गया भार था 5.85, तो हम कहेंगे कि गिवन वेट, ठीक है, गिवन वेट अपॉन मोल वेट। तो भार जो दिया गया वो और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो उनकी कणों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको कणों की संख्या से मान लीजिए तो मोलर रेशियो हो गया, लेकिन इसको हम एवोगैड्रो संख्या से जब इसको पूरा कर देंगे तो ये बन जाएगी कणों की संख्या, इतने कण उसके अंदर होंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा 5.85 NaCl में कितने कण होंगे, तो 1/10 हो गए, तो हम इसका 10वां भाग बता देंगे कि 6.02 × 10⁻23 का 10वां भाग जो है वो 5.85 में कणों की संख्या होगी। एंटी पेपर आयतन, अब जैसे देखिए एंटी पेपर आपको आयतन से पूछा जाए, एंटी पेपर वॉल्यूम के बारे में, तो आप बताएंगे कि जो गैस का आयतन होता है ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल नंबर, अर्थात मोल संख्या वो गैसों का आयतन में मोल संख्या के समानुपाती होता है। तो जैसे जैसे आप उसकी मोल संख्या बढ़ाते चले जाएंगे तो आयतन में वृद्धि होती चली जाएगी। तो V प्रोपोर्शनल टू दी N, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं V प्रोपोर्शनल टू दी N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन गैस। अब 22.4 लीटर के अंदर आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड के 4.4 में कितने होंगे, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड के 4.4 में, ठीक है ना, का आयतन कितना होगा। आप क्या करेंगे कि 4.4 में गिवन वेट हमारा कितना हुआ 4.4 और इसका मोल वेट कितना हो गया 44, तो ये इंटू 6 इंटू आप आयतन याद करना चाह रहे हैं तो ये 22.4, तो 22.4 का 1/10वां भाग हो गया अर्थात 2.24, ये आंसर है। तो इस तरह से हम दिए गए भार में मानक ताप और दाब पर उस दी हुई गैस का आयतन कैसे निकालेंगे। एक कण का परमाणु भार कितना होगा, उसका वास्तविक मान कितना होगा, तो अनुभार से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, अर्थात जिसका हमें भार ज्ञात करना मोल वेट, इसको कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट का जानने के लिए एक अणु का भार, तो उसका जो अनुभार है अर्थात उसका जो मोल वेट है उसको आप डिवाइड कर दीजिए 6.02 10⁻23 से, तो ये उस गैस के एक अणु का भार आ जाएगा। अब उसको कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में समझे, आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का भार कितना, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, मोल वेट कितना हुआ 44, तो 44 को डिवाइड कर दीजिए आप 6.02 10⁻23 से, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का भार है। समझ में आ गई। तो इस तरह से ये जो मोल वेट है इसके द्वारा हम गणना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये मोल वेट के संदर्भ के अंदर अब हम आगे बढ़ लेते हैं आपके प्रतिशत संगठन और उसके मूलानुपातिक सूत्र के बारे में। तो ये गणना से संबंधित बातें हैं, जो मूल कंसेप्ट है वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, इसलिए आप और प्रैक्टिस कीजिए मूल कंसेप्ट की। और अब हम आ जाते हैं आपके ये प्रतिशत संगठन के बारे में। तो प्रतिशत संगठन क्या होता है, द परसेंटेज कॉम्पोजिशन, प्रतिशत संगठन किसी भी यौगिक, किसी के आयन, किसी के अणु, जब आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं उनके बनाने की क्रिया से संबंधित, तो उस अणु के अंदर रासायनिक यौगिकों के अवयवों का विश्लेषण भार और आयतन में ज्ञात करने के लिए शुद्ध सूत्र प्रतिशत संगठन ज्ञात करते हैं। अर्थात उसका प्रतिशत संगठन ज्ञात करने के लिए उसका शुद्ध सूत्र आपको पता होना चाहिए, और जब वो प्रतिशत संगठन इसमें आएगा तो उसको हम ये बता सकते हैं
कि जो परसेंटेज हमारी कंपोजिशन है वो बराबर क्या हो जाएगी कि उसका एलिमेंट ऑफ तत्व, इसका तत्व दिए गए यौगिक का तत्व। तो ये एलिमेंट वेट ऑफ एलिमेंट, और इसको आप डिवाइड किससे कर दीजिए, उसके मोल वेट से, ठीक है। तो तत्व के भार को उसके मोल वेट से डिवाइड कर दें और फिर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये परसेंटेज कंपोजिशन या प्रतिशत संगठन आपको ज्ञात हो जाएगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में आपसे पूछा जाए कि सल्फर के बारे में, कि सल्फर का जो है प्रतिशत मात्रा कितनी, तो आप बताइए कि एलिमेंट जो सल्फर है, सल्फर का भार कितना होता है 32, और जब मोल वेट आएगा सल्फ्यूरिक एसिड का ये भार कितना हो गया 98 × 100। तो आप सल्फर का प्रतिशत इसमें पता लगा सकते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन का भार यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, तो 2/98 × 100। ऑक्सीजन का निकालना तो यहाँ पे 64 आ गया, ठीक है, तो 64/98 × 100। तो हम हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन इन तीनों तत्वों का जो प्रतिशत संगठन है वो इस दिए गए सूत्र के अंदर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी आपके मूल कंसेप्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तत्वों के प्रतिशत। सभी आपेक्षिक संख्याएं, सबसे जो छोटी संख्या है, सभी संख्याओं में भाग देकर अब आपसे पूछा जाए कि इस प्रतिशत संगठन में मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करें, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र